एक प्रीक्वल वीडियो, मतलब इससे जो पहला मैंने एक वीडियो करा था, उसमें मैंने कहा था कि लटियंस दिल्ली की जो परिभाषा है वो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अंग्रेज़ी में सोचते हैं, जो अंग्रेज़ी में जिनकी थिंकिंग है और जो कि पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं है, राजनेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इन लोगों की जो विचारधारा है वो उदारवादी है। सोशल कल्चरल लिबरलिज्म में ये लोग विश्वास रखते हैं, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स में रखते हैं, धर्म और आदमी औरत की इक्वालिटी, रिलीजियस और जेंडर इक्वालिटी, छोटी स्टेट, कारोबारी फ्रीडम होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम होना चाहिए, और जो भी गुत्थी अगर कुछ सोसाइटी में आ जाती है जिसको सुलझाना पड़ता है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक तरीके से सबको सब चीज़ करनी चाहिए, और जो हमारी कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, वो बहुत एफिशिएंट और अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये इन लोगों की विश्वास है और ये इन लोगों की धारणा है और थिंकिंग है। मेरा ये भी कहना है कि ये जो लटियंस दिल्ली है इसमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि ये प्रधानमंत्री को गिरा भी सकती है और प्रधानमंत्री को बना भी सकती है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी, जो कि जिनको की खास निराशा है लटियंस दिल्ली से, एक दुश्मनी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सा ग्रुप है, ये बहुत एलीट है, ये आर्मचेयर वाले लोग हैं जो कुर्सियों में बैठते हैं, ये उस तरह के बुद्धिजीवी हैं, कभी बाहर नहीं जाते, इनको इसलिए इग्नोर किया जा सकता है, इनको सुनने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ऐसी थिंकिंग जो है ये सच्चाई से कोसों दूर है, इट्स वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ, और बहुत खतरनाक है, लीथल है ये। हाँ देखिए, मेरा ये भी मानना है कि हाँ वाकई में ये लोग बुद्धिजीवी जो हैं अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी जो है एक नेचुरल हिंदुस्तानी भाषा है, ये एक लेगेसी है, 250 साल के ब्रिटिश रूल की लेगेसी है। इन बुद्धिजीवियों ने ये नहीं कहा कि हम किसी और हिंदुस्तानी भाषा में नहीं काम करेंगे, हम अंग्रेजी में करेंगे, ये उन्होंने अपने आप नहीं करा, ये एक लेगेसी है, और इसकी वजह से ये लोग नॉन हिंदुस्तानी या एलियन नहीं बन जाते, ये उतने ही देशभक्त हैं, उतने ही पेट्रियाटिक हैं जितना कि मान लीजिए वो बुद्धिजीवी जो हिंदी में लिखता है या कन्नड़ा में लिखता है या बंगाली में लिखता है या तमिल में लिखता है या किसी और हिंदुस्तान की भाषा में लिखता या सोचता है। मैं ये भी कहूँगा कि ये जो अंग्रेज़ी में लिखने वाले लटियंस दिल्ली के जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा शार्प माइंड्स हैं हिंदुस्तान में। इनके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, इनके जो आलोचनाएं होती हैं, क्रिटिसिज्म होती हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, नुआंस्ड होती हैं, और वो इंसाइट्स देती हैं जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शनेबल इंसाइट्स उनमें बहुत होती है। जो भी पॉलिटिशियन इनकी बात सुनेगा, मेरा मानना है कि उसकी ताकत में इजाफा होगा, हिज पावर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। और ये तो हम जानते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में या किसी भी ज़िंदगी में किसी भी लीडरशिप पोजीशन में सक्सेसफुल होना है, तो आपका जो सबसे भारी, सबसे इंटेलिजेंट क्रिटिक है, उसको आपको अपने सबसे ज़्यादा करीब रखना चाहिए। और अब अपनी बात प्रूव करने के लिए मैं कुछ इतिहास की से उदाहरण आपको बताऊंगा। मैंने ये जो समय पीरियड जो चूज़ किया है वो 1969 से लेकर 1989 तक, क्योंकि 1969 तक हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत थी, उसमें एक पार्टी एकदम डोमिनेंट थी। लेकिन उसके बाद अगले 20 साल में हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मल्टी पार्टी बन गई, बहुत ज़्यादा पार्टियां आ गई, और उनमें कई तरह के नए सामाजिक गठबंधन भी बने, सोशल कोएलिशन बने, और वो कई तरह की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उन पार्टीज़ ने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया, रीजनल लैंग्वेजेस पे उनकी पॉलिटिक्स बेस हो गई। अब जो मेरा पहला उदाहरण है, शुरू करते हैं इंदिरा गांधी का राइज, उनकी उदय जो हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो 1969 में स्प्लिट हुआ। अब आजकल के यंग लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मानी जाती थी, क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी में राइट लीनिंग, जो राइट विंग वाली जो सोच थी उसको ख़त्म किया, हार्ड सोशलिज्म को उन्होंने अपनाया, उन्होंने बैंक नेशनलाइज करे, उन्होंने रजवाड़ों, नवाबों, प्रिंसेस के प्रिविलेजेस को ख़त्म किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई उदारवादी, समाजवादी सोच के जजेस की अपॉइंटमेंट करी। जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को फ्री करा 1971 की वॉर में, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो लोकप्रियता थी वो एकदम चरण पे पहुंच गई थी, सबसे अपने शिखर पे पहुंच गई थी। With all modesty, we can say that we have done this action well.
और लटियंस दिल्ली की तो वो सबसे चहेती पॉलिटिकल लीडर बन गई थी। ज़रा आप इन एडिटोरियल्स पे गौर कीजिए। जो गिरिलाल जैन, जो तब के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे और लटियंस दिल्ली की शायद सबसे इन्फ्लुएंशियल पावरफुल आवाज़ थी उनकी, और वो मिसेस इंदिरा गांधी के एक प्रशंसक, अर्ली एडमायरर भी हुआ करते थे। अगर कोई संकेत दे रहा है कि मिसेस गांधी साम्यवाद की राह तैयार कर रही हैं या देश की विदेश नीति को सोवियत संघ का पिछलग्गू बना रही हैं, तो वो बेवकूफ़ी है। वो न सिर्फ उपमहाद्वीप की अनिवार्य एकता की घोषणा कर रही हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से बाहरी दखलंदाजी रोकने के हालात बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। झूठी उग्रता दिखाने की होड़ देश के लिए घातक साबित हो सकती है। हालात इतने बुरे नहीं होने चाहिए थे। 16 नवंबर के राष्ट्रपति आदेश को काले कानून के अलावा और कुछ मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि एकदम क्लियर है इन एडिटोरियल से कि जिस तरह से जो फ्रेजोलॉजी है वो बदल गई। पहले तो तारीफ थी, उसके बाद शैम रेडिकलिज्म पे आई और उसके बाद काले लॉज, काले कानून पे आ गई। तो इस जैसे जैसे ये कमेंट्री बदली लटियंस दिल्ली की, उसी तरह से इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल ग्राफ भी गिरता गया। ऑलमोस्ट परफेक्टली सिंक में वो गिरा जैसे जैसे क्रिटिसिज्म बढ़ता गया उनका। और इवेंचुअली तो खैर 1977 में जनता पार्टी, जो कि तब जल्दी से बनाई गई थी कई विपक्षी पार्टियों को मिलाकर, उसके द्वारा उनको इंदिरा गांधी को काफ़ी भारी शिकस्त भी देखनी पड़ी। रामलीला मैदान की रैली निजी तौर पर मेरे लिए सबसे अधिक खुशी का लम्हा था। रैली विपक्ष की थी और स्टार वक्ता जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने धीमी गति से पॉज लेकर चुटीला भाषण दिया, जिससे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं इस हसरत के साथ घर लौटी कि वाजपेयी को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारी अनुमान से कहीं बड़ी हार हुई। इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय और सरकार में उनके दरबारी धूल चाटते रह गए। खुद पर यकीन नहीं हो रहा। ये क्रांति है, ये अहंकारी तानाशाह के मुंह पर लोगों का करारा थप्पड़ है। और उसके बाद जो जनता पार्टी थी वो लटियंस दिल्ली की सबसे चहेती पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन जल्दी ही कुछ ही सालों में जनता पार्टी जो थी वो अपने अंदरूनी साजिश, इंटरनल इंट्रीग्स में फंस गई और टूट गई। और जैसे जैसे उसका पतन शुरू हो गया, उसी तरह लटियंस दिल्ली ने उसका क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कुलदीप नैयर के बारे में, जिनको कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया था, और वो एक बहुत ही नेचुरल सपोर्टर थे जनता गवर्नमेंट के। लेकिन अब उन्होंने भी उसको क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था। संजय गांधी के जाने के बाद हमें कांति देसाई से निपटना पड़ा, जो प्रधानमंत्री मोरारजी के बेटे हैं। वे संजय गांधी जितने ही निरंकुश हैं और उनकी ईमानदारी संदिग्ध है। मोरारजी ने मुझे फोन करके चेतावनी दी कि मैं जो लिख रहा हूँ उसकी वजह से मुझे जेल में डाला जा सकता है। एक और लटियंस दिल्ली के दिग्गज उस जमाने के बीजी वर्गीस, उन्होंने 15 मई 1979 को ये लिखा था। बदलाव की सोच नहीं दिख रही है, इसके बजाय एक राजनीतिक जड़ता है जो धीरे धीरे टूटने पर आमादा है। अब हम आते हैं राजीव गांधी और वीपी सिंह का उदय और उनका पतन। ये जो पीरियड है 1985 टू 1990 का है, क्योंकि जब जनता पार्टी फेल हो गई और इंदिरा गांधी 1980 में वापस पावर में आ गई, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म बढ़ ही रहा था कि बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन हुई जब उनके अंगरक्षकों ने, उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको जान से मार दिया 1984 में, 1984 में। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने सबसे बड़ा मैंडेट हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, सबसे बड़ा जनादेश पाया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो लटियंस दिल्ली ने तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मीडिया राजीव की जीत के नशे में चूर है। द इंडियन एक्सप्रेस के मालिक और ताउम्र नेहरू गांधी परिवार के विरोधी रहे रामनाथ गोयनका ने कभी न भूलने वाली बात कही कि अब वो चैन से मर सकते हैं, क्योंकि देश राजीव के सुरक्षित हाथों में है। वो युवा हैं, इस वजह से वे जरूरी बदलाव लाएंगे जिनकी जरूरत है। संजय गांधी के उलट वह तमीज़दार हैं, उनकी छवि साफ सुथरी है, वह लोकप्रिय हैं, वो टेक्नोलॉजी के मुरीद और देश को 21वीं सदी में ले जाने को बेताब हैं। जनता, खासतौर पर युवा, उनकी सोच की तारीफ कर रही है। लेकिन इसके बाद फिर जब राजीव गांधी से कुछ गलतियां हुई तो लटियंस दिल्ली
फिर उनका क्रिटिक बन गया और राजीव गांधी को भी हार देखनी पड़ी। उनके पहले सहयोगी थे लेकिन उसके बाद उनके राजनीतिक दुश्मन बन गए वीपी सिंह 1989 में। और ये अब वीपी सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत भारी ठाकुर लीडर थे, अब ये लटियंस दिल्ली के सबसे ज्यादा चहेते बन गए थे। मेरे मन में जिस काल्पनिक हीरो की छवि है, वीपी सिंह उसके सबसे करीब थे। वो ईमानदार हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं बनाया जा सकता। सिंह का शपथ ग्रहण दिल्ली के ज्यादातर पत्रकारों के लिए जश्न जैसा था, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर उनकी सरकार एक तूफान में फंस गई है। मैंने चंद्रशेखर के सावधान करने के बावजूद वीपी सिंह का समर्थन किया था। चंद्रशेखर ने चोर रामास्वामी से कहा था, आप अपने दोस्त से कहिए कि वो सिंह का समर्थन कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, उनका कोई ईमान नहीं है। तब द इंडियन एक्सप्रेस पर कई केस दर्ज थे, इसलिए मैंने चो से कहा कि जब अपने घर में आग लगी हो तब गंगा जल का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। चो ने मुझसे कहा था कि आप श्योर हैं कि ये पानी नहीं पेट्रोल है? आखिर में ये पेट्रोल ही निकला। लेकिन भाग्य की फिर विडंबना देखिए कि वीपी सिंह कुछ ही महीने पावर में रहे और जैसे हमने पहले भी देखा है, कई बार देखा है, उनका जो हनीमून था, उनका जो प्यार था लटियंस दिल्ली के साथ, वो एकदम ख़त्म हो गया और उसकी जगह बहुत भारी आलोचना, बहुत भारी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो ये साबित करते हैं, जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए, ये सब साबित करते हैं कि लटियंस दिल्ली में उतनी शक्ति है कि वो प्रधानमंत्रियों को बनाए और गिराए, मेक और अनमेक करे। तो मेरा यही कहना होगा, मिस्टर मिस जो भी भारत का नया प्रधानमंत्री बनेगा, लटियंस दिल्ली को सुनिए, उनके कॉलम्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उन पे विचार कीजिए, उनको अपने आप पढ़िए। ये मत कहिए किसी अपने सपोर्टर को या किसी एड को कि मुझको उसमें से जो उन्होंने ख़ास चीज़ें कही हैं, जो उनके चुनिंदा एक्सर्प्ट्स हैं, वो मुझको दीजिए। नहीं, आप खुद पढ़िए और जब वो आपका आलोचना करते हैं तो उससे घबराइए मत, फ्लिंच मत कीजिए, उससे सीखिए, उसको इंटरनलाइज कीजिए, उसको अपने आप में समाइए और उसके अगेंस्ट हॉस्टाइल मत होइए, उसमें बदला लेने की भावना मत करिए उनके अगेंस्ट। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लटियंस दिल्ली की जो आलोचना है, जो उनके तीखे कमेंट्स हैं, उनको अगर आप खुद पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, तो ये आपका ऑफिस में बने रहने की सबसे भारी, सबसे बड़ी गारंटी होगी।